हेलो स्टूडेंट्स, मैं सरफेस केमिस्ट्री के थर्ड वीडियो में और थर्ड लेक्चर में ये बताने जा रहा हूँ कि कैटलिस्ट क्या है। इसमें कैटलिस्ट को ही पढ़ना है। कैटलिस्ट एंड कैटालाइसिस, डिफरेंट टाइप के कैटालाइसिस और कैटलिस्ट का हम स्टडी यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले कैटलिस्ट होता क्या है। कैटलिस्ट वह स्पेसीज है जो किसी केमिकल रिएक्शन के रेट और मैकेनिज्म को अल्टर कर सकता है विदाउट अंडरवेंट ए परमानेंट चेंज इटसेल्फ। इस कैटलिस्ट अपने आप में कोई चेंज लाए बिना केमिकल रिएक्शन के रेट और मैकेनिज्म दोनों को बदल सकता है। बदलने का मीनिंग हुआ कि वो केमिकल रिएक्शन रेट को इनहेंस भी कर सकता है और डिमिनिश भी कर सकता है। हालांकि ऐसा कैटलिस्ट बहुत कम होता है, खास तरह केमिस्ट्री में, जो केमिकल रिएक्शन रेट को डिक्रीज करे। उस तरह कैटलिस्ट का हम लोग स्टडी नॉर्मली करते नहीं है, बट सच कैटलिस्ट आर आल्सो पॉसिबल। मीन्स कोई कैटलिस्ट ऐसा भी हो सकता है जो केमिस्ट्री के केमिकल रिएक्शन रेट को बढ़ा सकता है, और कुछ ऐसे भी हो सकता है जो डिक्रीज भी कर सकता है। कोई केमिकल रिएक्शन में कोई कैटलिस्ट किस तरह से बिहेव करता है, मीन्स किस तरह से केमिकल रिएक्शन रेट को डिक्रीज और इंक्रीज करता है, उसके मैकेनिज्म कैसे अफेक्ट करता है, इसको डिटेल में पढ़ने के लिए हर अलग अलग कैटलिस्ट के हर अलग अलग रिएक्शन को आपको पढ़ना होगा। लेकिन फिर भी एक जनरल उनका मैकेनिज्म है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैटलिस्ट की दुनिया बहुत अलग है। हर पर्टिकुलर रिएक्शन का मीन्स एक पर्टिकुलर कैटलिस्ट होता है, उसका अपना फिनोमेना है। लेकिन यहाँ पे मैं एक जनरल थ्योरी बताने जा रहा हूँ कि कैटलिस्ट जैसा कौन बिहेव कर सकता है और कैटलिस्ट करता क्या है, किस तरह से रेट को अफेक्ट करता है। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के होने के लिए, किसी केमिकल रिएक्शन के अकरेंस और उसके स्पॉन्टेनियस होने के लिए दो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। फर्स्ट फैक्टर इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक फैक्टर एंड सेकेंड फैक्टर इज कॉल्ड काइनेटिक फैक्टर। थर्मोडायनेमिक फैक्टर, काइनेटिक फैक्टर, ये दो फैक्टर ऐसा है जो किसी केमिकल रिएक्शन के स्पॉन्टेनिटी को एक्सप्लेन करता है। मींस कोई केमिकल रिएक्शन से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यह है, यह एक मैं एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को शो कर रहा हूं। यह ट्रांजिशन स्टेट है, यह पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है, यह पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट है, एंड दिस इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। इसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस को बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, डेल्टा एच। डेल्टा एच। अब यह है एक्टिवेशन एनर्जी। एनर्जी, यह एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। किसी केमिकल रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करने वाला, मींस किसी केमिकल रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस बनाने वाला दो फैक्टर है। एक है काइनेटिक फैक्टर जिसको एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं, दूसरा थर्मोडायनेमिक फैक्टर जो डेल्टा एच पर डिपेंड करता है। मींस किसी कोई केमिकल रिएक्शन होगा कि नहीं उसके बारे में डिसीजन देता है काइनेटिक फैक्टर, एक्टिवेशन एनर्जी, और दूसरा थर्मोडायनेमिक फैक्टर जो एंथैल्पी द डेल्टा एच। अगर किसी केमिकल रिएक्शन का डेल्टा एच नेगेटिव है, मींस कोई केमिकल रिएक्शन अगर एक्सोथर्मिक है, मींस उस केमिकल रिएक्शन का प्रोडक्ट रिएक्टेंट से मोर स्टेबल है, तो वह केमिकल रिएक्शन थर्मोडायनेमिकली अलाउड है, मींस होना चाहिए। अब दूसरा फैक्टर बचा आपका काइनेटिक फैक्टर, तो वह डिपेंड करता है एक्टिवेशन एनर्जी पे। किसी केमिकल रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी अगर ज्यादा है, मींस वह केमिकल रिएक्शन काइनेटिकली अपोज्ड है। जितना ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी होगा उस केमिकल रिएक्शन को होने के लिए उतना ज्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा, वो केमिकल रिएक्शन काइनेटिकली उतना ज्यादा अनफेवर्ड होगा। बिकॉज एक्टिवेशन एनर्जी इज मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू जस्ट स्टार्ट ए केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए ही एनर्जी का रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होगा, तो डेफिनेटली वो केमिकल रिएक्शन होने का चांस बहुत कम होगा। इसलिए एक्टिवेशन जितना ज्यादा होगा रिएक्शन रेट उतना कम होगा। इसी एक्टिवेशन एनर्जी के ऊपर अटैक करता है कैटलिस्ट। एंथैल्पी को कैटलिस्ट कुछ नहीं कर सकता है, बिकॉज एंथैल्पी ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट ऑफ रिएक्शन। डेल्टा एच इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट होता है। किसी कंपाउंड की स्टेबिलिटी को कैटलिस्ट कुछ नहीं कर सकता है। मींस कैटलिस्ट किसी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डाल सकता है। इस वजह से अलग नॉर्मल अगर आपका है, कुछ जगह पे ऐसा होता है, बट नॉर्मली
रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी को चेंज नहीं करता है, इसे डेल्टा एच सेम रहेगा, बट बदल क्या जाएगा, वह ट्रांजिशन स्टेट को बदल सकता है। ट्रांजिशन स्टेट के साथ कुछ मोमेंटरली कुछ चेंज करके उसकी स्टेबिलिटी को बदल सकता है, और ट्रांजिशन स्टेट का स्टेबिलिटी चेंज होने से उसका पोटेंशियल ही चेंज होगा, इसके पोटेंशियल चेंज होने से एक्टिवेशन की वैल्यू चेंज होगा, और एक्टिवेशन की वैल्यू चेंज होने से रिएक्शन का रेट बदल जाएगा। कैटलिस्ट यही पर अटैक करता है। अब जो भी कैटलिस्ट आपका है एक्टिवेशन एनर्जी को या तो बढ़ाता है वरना घटाता है। अब वह कैटलिस्ट जो किसी केमिकल रेट को इंक्रीज करता है उसको बोलते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट। वो करता क्या है कि ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज कर देता है, और ऐसा करने से ट्रांजिशन स्टेट के स्टेबलाइज होने से ट्रांजिशन स्टेट का पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाता है, और ऐसा करने से एक्टिवेशन की वैल्यू घट जाता है। एक्टिवेशन की घटने से रिएक्शन रेट बढ़ जाता है। एक्टिवेशन की घटने से रिएक्शन रेट कैसे बढ़ता है सुनो। इस मान लो भी किसी केमिकल रिएक्शन का एक्टिवेशन 2 जूल है, इसका मतलब हुआ कि 2 जूल पर मोलेकुल है, इस हर मोलेकुल को 2 जूल एनर्जी मिलेगा तभी वो प्रोडक्ट बनेगा। अभी आप मान लो 10 जूल एनर्जी दे रहे हो तो 5 मोलेकुल प्रोडक्ट बनेगा। अब किसी वजह से एक्टिवेशन एनर्जी घट करके 2 के बदले 1 जूल हो गया। अभी आप 10 जूल एनर्जी दो, कितना मोलेकुल प्रोडक्ट बनेगा 10, मींस अब रेट बढ़ गया। तो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करता है अगर एक्टिवेशन की वैल्यू डिक्रीज होता है तो पॉजिटिव कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू को घटा करके रेट को बढ़ा देता है। नेगेटिव कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू को बढ़ा करके रेट घटा देता है। अब एक्टिवेशन एनर्जी कैसे बढ़ाएगा, तो करता क्या कि ट्रांजिशन स्टेट को डीस्टेबलाइज कर देता है, और ऐसा करने से ट्रांजिशन स्टेट का पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाता है, और ऐसा करने से एक्टिवेशन एनर्जी वैल्यू बढ़ जाता है। मींस एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज करके कैटलिस्ट केमिकल रिएक्शन रेट और मैकेनिज्म को बदल देता है। इस चैप्टर में हम लोग बहुत डिटेल में इसको काइनेटिक्स में पढ़ना है, केमिकल काइनेटिक्स में। इस चैप्टर में बेसिकली हमें पढ़ना यह है कि कैटलिस्ट किस तरह से वर्क करता है, मींस किस मीडियम में वर्क करता है, उसको ही पे फोकस करना है। तो ये बता दिया कैटलिस्ट होता क्या है, और बेसिकली यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव कैटलिस्ट में ही स्टडी करेंगे। अब हमारा कैटलिस्ट जिस फिनोमेना को शो करता है उस फिनोमेना को हम बोलते हैं कैटालिसिस। मींस फिनोमेना शोन बाय कैटलिस्ट इज कॉल्ड कैटालिसिस। कैटलिस्ट को लाओगे तो कैटलिस्ट केमिकल रिएक्शन रेट को इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, तो जो काम करता है उसका नाम कैटालिसिस है। अब हमें पढ़ना है यहाँ पे टाइप ऑफ कैटालिसिस, मींस किस तरह से कैटलिस्ट कितने डिफरेंट तरीका से कैटालिसिस कर सकता है, वर्क करता है। तो टाइप ऑफ कैटालिसिस हमें पढ़ना है। टाइप ऑफ कैटालिसिस में सबसे पहला आपका होता है होमोजीनियस कैटालिसिस। होमोजीनियस कैटालिसिस का मीनिंग क्या हुआ? होमोजीनियस कैटालिसिस का मीनिंग हुआ ये ऐसा केमिकल रिएक्शन जहां पे कैटालिस्ट का फेज रिएक्टेंट के फेज से अगर मैच करता है। फेज का मीनिंग हुआ अगर रिएक्टेंट आपका सॉलिड है और कैटालिस्ट भी सॉलिड है तो बोलेंगे कि यह कैटालिसिस होमोजीनियस हो रहा है। लेकिन अगर आपका रिएक्टेंट और कैटालिस्ट दोनों का फेज अलग अलग हो गया, आपका रिएक्टेंट है सॉलिड, कैटालिस्ट है गैस, रिएक्टेंट है सॉलिड, कैटालिस्ट है लिक्विड, तो बोलेंगे कि वो हेट्रोजीनियस कैटालिसिस हो रहा है। इसका एग्जांपल आपके एनसीईआरटी बुक में दिखा हुआ है, आप रिएक्शंस को देख सकते हो, वो सब सिंपल है, इसलिए मैं डायरेक्ट इसको बता रहा हूं फटाफट। कैटालिसिस वो फिनोमेना है जो कैटालिस्ट शो करता है। अगर किसी केमिकल रिएक्शन में कैटालिस्ट और रिएक्टेंट का दोनों का फेज सेम है, दोनों सॉलिड है या दोनों लिक्विड है या दोनों गैस है, तो बोलेंगे होमोजीनियस हो रहा है। अगर फेज डिफर कर गया तो हेट्रोजीनियस है। अब यहाँ भी एक पॉइंट और मैं क्लियर करूंगा कि लिक्विड फेज और सॉल्यूशन फेज को सेम फेज मानते हैं। अगर एक्वस सॉल्यूशन किसी कंपाउंड का है और कोई लिक्विड फेज है, दोनों को सेम फेज माना जाता है। इसके बाद जो तीसरा आता है वो है आपका सेफ सेलेक्टिव कैटालिसिस। सेफ सेलेक्टिव कैटालिसिस ये थोड़ा अलग तरह का कैटालिसिस है। सेफ सेलेक्टिव कैटालिसिस हर कैटालिस्ट शो नहीं कर सकता है, बट जो होमोजीनियस हेट्रोजीनियस था वो कोई नॉर्मली कोई भी कर सकता है। अगर कैटालिस्ट और आपके रिएक्टेंट का फेज मैच नहीं किया तो हेट्रोजीनियस, मैच कर गया तो होमोजीनियस। बट सेफ सेलेक्टिव कैटालिसिस हियर नेम इज सेफ एंड सेलेक्टिव, मींस सेलेक्टिविटी है, मींस कोई पर्टिकुलर जॉब के लिए इसको हायर किया जाता है। सेफ सेलेक्टिव कैटालिसिस
वहां पे होता है जहां पे हमारा कैटलिस्ट का जो पोर साइज होता है, मींस इस तरह कैटलिसिस में ऐसे कैटलिस्ट का हम इस्तेमाल करते हैं जिस कैटलिस्ट के पास आपका पोर साइज मींस हनीकम जैसा स्ट्रक्चर हो। हनीकम का क्या रहता है, मधुमक्खी का छत्ता कैसा रहता है, बीच में छोटे छोटे होल्स रहते हैं, इसको पोर बोलते हैं। उस तरह के कैटलिस्ट का हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। बेसिकली यहाँ पे जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का साइज होता है उसी साइज का कैटलिस्ट में होल रहता है, उसी पोर्स में आपका रिएक्टेंट जाता है और फिर उस पोर में ही रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस। इस तरह का कैटालिसिस शो करने वाला, इस तरह का जो कैटालिसिस करने वाले जो कैटलिस्ट है उनका जनरल कैटेगरी का नाम है जियोलाइट। जियोलाइट कैटलिस्ट। जियोलाइट को इससे पहले भी आप सब पढ़े हो हाइड्रोजन चैप्टर में, जहां पे प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर पढ़ते हैं, हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाने के लिए जियोलाइट परम्यूटेड मेथड। जियोलाइट आपका एल्युमिनियम, सोडियम एल्युमिनियम का सिलिकेट होता है जियोलाइट। तो जियोलाइट का शेप उस तरह का रहता है, यह फिल्टर जैसा रहता है, मींस मधुमक्खी के छत्ता मींस हनीकम जैसा रहता है। जियोलाइट को हम लोग शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब जियोलाइट का वेराइटी है आपका सिलिकेट्स, एल्युमिनियम का सिलिकेट जो हाइड्रेटेड सिलिकेट है वो बहुत सारा उसका कैटेगरी होता है। उसमें जो सबसे पॉपुलर और रिनाउंड है वो आपका ZSM5। ZSM5 जो कैटलिस्ट है बहुत रिनाउंड है। इसका सबसे प्रॉपर्टी है कि ZSM5 डायरेक्टली अब अल्कोहल को आपका गैसोलीन बनाता है, मींस पेट्रोल बनाता है। अल्कोहल को ZSM5 पेट्रोल बनाता है। अब वो लोग अल्कोहल पेट्रोल कैसे बन गया, तो अल्कोहल तो आपका अल्कोहल को डिहाइड्रेट कर देता है, ये आपका अल्कोहल है और ये आपका पेट्रोल है। पेट्रोल क्या है, ओलेफिन्स का मिक्सचर है। तो इसे अल्कोहल को डायरेक्टली पेट्रोल में कन्वर्ट कर दिया ZSM5। तो इस तरह शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस का है बहुत ही रिनाउंड एग्जांपल आपका ZSM5। बट ये तो मैं कैटालिसिस का टाइप बताया। अब कैटलिस्ट का कुछ फीचर्स और भी होता है। सबसे बड़े, कई बार हमारा जो कैटलिस्ट होता है वो काफी रिएक्टिव होता है, तो उसकी रिएक्टिविटी को हम कम करना चाहते हैं। कई बार कैटलिस्ट ऐसा होता है जो काफी वो मतलब लेस रिएक्टिव गोंद जैसा होता है, तो उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज करना चाहते हैं। तो दुनिया में कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कैटलिस्ट के कैटालिटिक एक्टिविटी को प्रमोट करते हैं और डिमोट करते हैं। तो जो कैटलिस्ट के कैटालिटिक एक्टिविटी को इंक्रीज करता है उसको प्रमोटर एक्सेलरेटर बोलते हैं, और जो कैटलिस्ट के कैटालिटिक एक्टिविटी को डिक्रीज करता है उसको डिमोटर और डी एक्सेलरेटर बोलते हैं, या और उसको पॉइजन भी बोलते हैं। पॉइजन, जो कैटलिस्ट का पॉइजन होता है उसका सबसे बेहतरीन और पॉपुलर एग्जांपल है, हालांकि आपके एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है और बहुत कॉमन एग्जाम का क्वेश्चन रहा है कि हैबर प्रोसेस में अमोनिया का प्रिपरेशन के ड्यूरिंग आयरन एक्ट करता है कैटलिस्ट जैसा और मोलिब्डेनम एक्ट करता है आपका प्रोमोटर जैसा। लेकिन मोलिब्डेनम आयरन को कैसे इंक्रीज करता है उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी को, ये बहुत क्लियरली आपको नहीं बताया जाता, क्योंकि उतना आपको डिटेल में मैकेनिज्म पढ़ना नहीं है। मींस कैटालिसिस का अपना मैकेनिज्म होता है, तो उसको कैसे होता है आपको पढ़ना नहीं है। लेकिन पॉइजन कैसे काम करता है ये आपके सिलेबस के अंदर आता है। जैसे लिंडलार कैटलिस्ट, इलेवेंथ क्लास में पढ़ना था। पैलेडियम और प्लैटिनम एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैटलिस्ट है। पैलेडियम के प्रेजेंस में अगर हाइड्रोजनेशन अल्काइन कराओ डायरेक्टली अल्केन बनेगा, लेकिन इस पैलेडियम के कैटालिटिक एक्टिविटी को डिक्रीज करके ऐसा हम लोग बना देते हैं जो अल्काइन को रिड्यूस करके अल्कीन बना सकता है, अल्कीन को अल्केन नहीं बना सकता है। जैसे अगर आप यहाँ पे अल्काइन में पीडी यूज करोगे हाइड्रोजन गैस, तो डायरेक्टली बन जाएगा अल्केन CH3CH3। लेकिन अगर आप इसी पीडी के ऊपर BaSO4 बेरियम सल्फेट और क्विनोलिन डाल दोगे तो यह पैलेडियम के कैटालिटिक एक्टिविटी को डिक्रीज कर देता है और इतना वीक हो जाता है कि अल्काइन को अल्कीन बना देगा।
ये अल्काइन को अल्कीन बना देगा, बट अल्कीन को अल्कीन नहीं बना सकता है। तो यहां पे BaSO4 और क्विनोलिन पॉइजन का काम करता है। करता क्या है कि प्लेटियम के बहुत सारे एक्टिव साइट्स में जहां आपको अट्रैक्ट करता है रिएक्टेंट को, वहां पे जाकर उसके होल को भर देता है और इस तरह से प्लेटियम कैटालिटिक एक्टिविटी को पॉइजन करता है, मींस डिक्रीज करता है, और फिर एक PD को एक लेस स्ट्रॉन्ग कैटलिस्ट बना देता है जिसका नाम होता है लिटिल आर कैटलिस्ट। ये आपका एग्जांपल है। मोलिब्डेनम कैसे करता है वो आपको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, बट इस सिलेबस के अंदर आता है जहां पे कि BaSO4 क्विनोलिन पॉइजन का काम करता है। एडजॉर्प्शन फिनोमेना अच्छे से एक्सप्लेन करता है हेट्रोजीनियस मैकेनिज्म को, मींस हेट्रोजीनियस कैटालिसिस को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करता है कि इसको सॉलिड कैटलिस्ट किस तरह से कैटालिसिस करता है, उसका एक्सप्लेनेशन एडजॉर्प्शन थ्योरी से ही है। और उसी को मैं बताने जा रहा हूं किस तरह से एडजॉर्प्शन का मैकेनिज्म मींस कैटालिसिस का मैकेनिज्म है, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस मैकेनिज्म, मैकेनिज्म ऑफ कैटालिसिस, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस का मैकेनिज्म। इसके अकॉर्डिंग माना जाता है कि हेट्रोजीनियस सॉलिड कैटालिस्ट 5 स्टेप्स में वर्क करता है। पहला स्टेप्स में करता क्या है कि ये सॉलिड कैटालिस्ट का मैं मोलिकुलर स्ट्रक्चर आपको शो कर रहा हूं। एक कैटालिस्ट का कॉन्स्टिट्यूएंट्स है जिससे कनेक्टेड है वो, और सॉलिड कैटालिस्ट के सरफेस पे जो एक्टिव साइट्स है उसको मैं इस वैलेंसी से दिखा रहा हूं। ये सब एक्टिव साइट्स है, सॉलिड कैटालिस्ट है। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस में सॉलिड कैटालिस्ट करता है, हेट्रोजीनियस होगा। अगर आपका रिएक्टेंट गैस है और कैटालिस्ट सॉलिड है तो आपका कैटालिसिस हेट्रोजीनियस है। इसमें करता क्या है, कैटालिस्ट सबसे पहले रिएक्टेंट को अपने सरफेस पे अट्रैक्ट करता है। वो करता कैसे, तो उसका पहला स्टेप होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिफ्यूज करते हैं रिएक्टेंट मॉलिक्यूल गैसेस स्पेसीज को सॉलिड के सरफेस पे, गैस को फेंकते हैं हम लोग। ऐसे मान लो ये भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है। पहला स्टेप में हम लोगों ने रिएक्टेंट को डिफ्यूज किया कैटालिस्ट के ऊपर, यह रिएक्टेंट है। एडजॉर्प्शन हो गया, जैसे डिफ्यूज करोगे, जैसे उसके ऊपर फेंकोगे कैटालिस्ट के ऊपर, कैटालिस्ट का एक्टिव साइट्स रिएक्टेंट्स को अट्रैक्ट करेगा, रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल को। एडजॉर्प्शन हो गया। पहला स्टेप में डिफ्यूज करेंगे, दूसरा स्टेप में एडजॉर्प्शन हुआ, तीसरे स्टेप में ये जो गैसेस एडजॉर्ब हुआ है उसको कैटालिस्ट अलाउ करता है कि आपस में रिएक्ट करो, और रिएक्ट करके इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करते हैं, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। नेक्स्ट स्टेप में इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ और सॉलिड कैटालिस्ट से डिसॉल्व हो जाता है। एक ये प्रोडक्ट बन गया, फिर से अब कैटालिस्ट अलग हो गया। फर्स्ट स्टेप में रिएक्टेंट को कैटालिस्ट के ऊपर डिफ्यूज किया गया, सेकंड स्टेप में एडजॉर्प्शन हुआ, थर्ड में इंटरमीडिएट फॉर्मेशन, फोर्थ में प्रोडक्ट का सेपरेशन मींस कैटालिस्ट से प्रोडक्ट अलग हुआ, एंड फिफ्थ में
प्रोडक्ट को और अवे किया गया। इसलिए अवे किया गया कि ये तो गैस है, प्रोडक्ट बनने के बाद भी अगर सेपरेट नहीं होगा तो रिएक्टेंट, दूसरा रिएक्टेंट कैटलिस्ट के ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि कैटलिस्ट एक बार काम करके नहीं छोड़ता है। जितने भी वेसल में रिएक्टेंट्स है, सब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को बारी बारी से अपने ऊपर अट्रैक्ट करता है और अट्रैक्ट करके फिर उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। इसलिए जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, उस प्रोडक्ट को कैटलिस्ट से और अवे होना है, दूर होना है, क्योंकि जब दूर होगा तभी दूसरे रिएक्टेंट को यहाँ पे आना क्या होगा, इजियर होगा। इस तरह से 5 स्टेप्स में हमारा सॉलिड कैटलिस्ट वर्क करता है और यही सॉलिड कैटलिस्ट का मैकेनिज्म है। इसके अलावा सॉलिड कैटालिसिस मींस हेट्रोजीनियस कैटालिसिस का हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं है। यही एक प्रॉपर मैकेनिज्म है जिससे पता चलता है कोई सॉलिड किस तरह से रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को अपने ऊपर अट्रैक्ट करके और प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। यह हुआ हेट्रोजीनियस मैकेनिज्म ऑफ सॉलिड कैटालिस्ट। अब मैं आपको बताया था कि ZSM5, तो ZSM5 अपना अलग तरह का मीन सेफ सिलेक्टिव कैटालिसिस में आता है ZSM5, और ZSM5 की अपना एक अलग केमिस्ट्री है। हालांकि डिटेल में पढ़ना नहीं है, सिलेबस में नहीं है कहीं, बट फिर भी मैं आपको, लेकिन IIT JEE एडवांस अगर पूछ चुका है ZSM5 का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका ज्योमेट्री क्या होता है, तो ZSM5 का ज्योमेट्री ट्रंकेटेड होता है। अभी ट्रंकेटेड क्या हुआ, तो जिस तरह से ऑक्टाहेड्रल को, जिस तरह से ट्रंकेटेड आदमी कैसे रोड पे चलता है, तो उसी तरह से ट्रंकेटेड का स्ट्रक्चर, ऑक्टाहेड्रल को एक तरफ से कट कर दोगे, लुढ़का दोगे, तो उसका स्ट्रक्चर ट्रंकेटेड हो जाता है, मींस ट्रंकेटेड हो जाता है। ट्रंकेटेड स्ट्रक्चर क्या है, उसके पास कितना फेस होता है, उस सबका अपना एक अलग मतलब टॉपिक है, हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा, लेकिन ये मैं बता दूं इसका फुल फॉर्म क्या है। तो जियोलाइट एसिड मोलेकुलर प्रोस्पेरिटी इसका होता है, जियोलाइट ZSM5 का फुल फॉर्म जियोलाइट सी मोलेकुलर पोरोसिटी 5। ZSM5 का फुल फॉर्म हुआ, ZSM5 को पूछ सकता है जो कि NCERT में मेंशन्ड है, लेकिन ZSM5 का स्ट्रक्चर क्या होता है वो सब नहीं पूछता है। इसका ज्योमेट्री होता है आपका ट्रंकेटेड, ZSM5 के पास ट्रंकेटेड ज्योमेट्री होता है। नाउ एंजाइम कैटलिस्ट एंड एंजाइम कैटालिसिस, ये कैटालिसिस का लास्ट टॉपिक है, एंजाइम कैटालिसिस। एंजाइम कैटलिस्ट, एंजाइम हम लोग उस कैटलिस्ट को बोलते हैं जो बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शन को कैटलाइज करता है, मींस जितने भी लाइफ सेविंग केमिकल रिएक्शंस होते हैं, लाइफ सेविंग केमिकल रिएक्शंस को कैटलाइज करने वाले कैटलिस्ट को हम लोग एंजाइम बोलते हैं। एंजाइम एक तरह का प्रोटीन होता है, और एंजाइम कैटलिस्ट का जो प्रॉपर्टीज है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो नॉर्मल केमिस्ट्री कैटलिस्ट से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। मींस एंजाइम कैटलिस्ट का कुछ ऐसे कैरेक्टर है जो नॉर्मल केमिस्ट्री कैटलिस्ट से टोटली डिफरेंट है, और उसमें से पहला यह है कि एंजाइम कैटलिस्ट हाईली सेलेक्टिव होता है। मींस कोई एक पर्टिकुलर कैटलिस्ट किसी पर्टिकुलर बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शन को कैटलाइज करता है, मींस एक कैटलिस्ट मोर देन वन केमिकल रिएक्शन को कैटलाइज नहीं करता है। दूसरा, ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, मींस वेरी स्मॉल अमाउंट इज लार्ज एनफ टू कैटलाइज लार्ज अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। एज फॉर एग्जाम्पल डे टू लाइफ में भी इसको आप मतलब फील करते हो और देखते हो। जैसे मान लो कर्डिंग है, मींस मिल्क को कर्ड बनाना है, दूध से दही जमाना है, तो अब क्या करते हो, थोड़ा सा उसमें दही डालते हो। अब मान लो 1 लीटर दूध को दही बनाना है, तो आप आधा चम्मच उसमें दही डालते हो। ऐसा नहीं है कि आपको 50 लीटर दूध का दही जमाना होगा तो आप 5 केजी उसमें दही डालोगे, वहां पे आप 1 चम्मच ही डालोगे तो हो जाएगा। मींस जो 1 चम्मच दही आपके 1 लीटर दूध को दही बना रहा था, वही 1 चम्मच दही 50 लीटर दूध को भी दही बना देगा। इसका मीनिंग हुआ कि वो दही में जो आपका एंजाइम है वो आपका क्या है, काफी एक्टिव है, काफी रिएक्टिव है, कितना अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट को कैटलाइज कर सकता है। और ये बहुत पॉपुलर एंजाइम है, उसका आप जानते भी हो, लैक्टोबैसिलस जिसको हम बोलते हैं। इसके बाद इनका और भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स, कि ये ऑप्टिमम पीएच में वर्क करते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर में वर्क करते हैं। अगर वर्ड टेम्परेचर प्रोवाइड नहीं करो तो वर्क ही नहीं करेंगे, इनका काम ही खत्म होगा। इसलिए आप देखते हो कई सारे मेडिसिन ऐसा आता है जो पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही उसको यूज करना है, फ्रिज में रखा जाता है, खासकर जितने वैक्सीन रहता है वो सब रहता है। टेम्परेचर बदल दोगे तो उसके अंदर का केमिकल कंपोजिशन बदल जाएगा, वो काम ही नहीं करेगा।
और इसमें तो कटिंग भी, दूध से दही बनाना एक अपने आप में बहुत कंप्लीट प्रोसेस है। उसको भी अगर दूध से दही करना है, बनाना है आपको, अगर ठंडा के टाइम में आप दही जमाने जा रहे हो तो ठंडा के टाइम में अगर आप दूध में दही आपने डाल दिया और रख दिया, वो नहीं जमेगा, क्योंकि उसको लैक्टोबैसिली को वर्क करने के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए, नहीं तो वर्क ही नहीं करेगा। तो वो ऑप्टिमम टेम्परेचर देने मदद करने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, उसको ज्यादा गर्म में डालना पड़ेगा, नहीं तो दूध में जो दही डालने के बाद उसको पूरा रजाई से ढक दो, कंबल से ढक दो, तो फिर जम जाएगा। तो इस तरह से आप एक टेम्परेचर प्रोवाइड करोगे तभी ये काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। फिर एंजाइम कैटलिस्ट ऑप्टिमम पीएच में काम करता है। अगर वो पीएच नहीं है तो वर्क नहीं करेगा। कई सारे मेडिसिन खाया जाता है, कई मेडिसिन ऐसा रहता है जो अगर बॉडी के अंदर का वो पीएच नहीं है तो काम नहीं करेगा। इसलिए पहले बॉडी के अंदर पीएच नॉर्मल किया जाता है, फिर वो दवा दिया जाता है, तब वो काम करता है। तो एंजाइम कैटलिस्ट के सब कैरेक्टरिस्टिक्स है जो केमिकल कैटलिस्ट से डिफरेंट है। और सबसे इंटरेस्टिंग और मजेदार जो लास्ट प्रॉपर्टी यह है कि इसका मैकेनिज्म, एंजाइम कैटलिस्ट की लॉक सिस्टम में वर्क करता है। जिस तरह से चाबी जाता है ताला के अंदर और कुछ कुछ किया, फिर बाहर निकल गया चाबी, ताला खुल गया, वही काम ये करता है। मीन्स कैटलिस्ट आपका एंजाइम कैटलिस्ट रिएक्टेंट के अंदर गया, कुछ कुछ किया और फिर रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बना दिया, फिर बाहर निकल गया। मीन्स की लॉक सिस्टम वर्क करता है, जो नॉर्मल कैटलिस्ट के साथ ऐसा नहीं होता है। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज व्हिच डिफरेंशिएट एंजाइम कैटलिस्ट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द कैटलिस्ट। ये सब था आपके एंजाइम कैटलिस्ट का प्रॉपर्टीज, जो आपके लिए याद रखना जरूरी था, एग्जाम से पूछता है। हालांकि इस सेक्शन से बहुत कम क्वेश्चन आता है। जो भी क्वेश्चंस आपके इंट्रेंस एग्जाम में आता है उसमें मैक्सिमम रहता है वो आपका एड्सॉर्प्शन और टेम्परेचर डिपेंडेंसी, उस पर क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। एक क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। इस क्वेश्चन से आप पता चल जाएगा कि जितना मैं सरफेस केमिस्ट्री में अब तक पढ़ाया हूँ उसमें आप क्या समझते हो। तो चलिए हम लोग बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन सरफेस केमिस्ट्री के ऊपर देखो जी, इस क्वेश्चन में 4 ग्राफ्स गिवन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ऑल ग्राफ represents a particular character you have to identify. First, x by m means the amount of adsorbed gas और टेम्परेचर के पीछे ग्राफ है कांस्टेंट प्रेशर पे। सेकंड ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है adsorbed gas means amount of adsorbed gas एंड टेम्परेचर के पीछे ग्राफ ये भी एट कांस्टेंट प्रेशर पे है। थर्ड ग्राफ प्रेशर और अमाउंट ऑफ adsorbed gas के बीच का है एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे। one graph 250 Kelvin पे, another is at 200 Kelvin. Fourth graph represents potential energy and enthalpy means potential and enthalpy के बीच means distance of molecular means distance of molecule from the surface means आपके जो adsorbed gas है means जो गैस adsorb होता है और solid के surface adsorbed gas and solid के surface के बीच जो distance है वही इस एक्सिस पे एब्सिसा पे है और उस एड्सॉर्प्शन फिनोमेना का पोटेंशियल एनर्जी इस एक्सिस पे है। तो उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये है, ये डेल्टा एच दिया हुआ है, मींस ये जो वैल्यू है उसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है डेल्टा एच का। यहाँ पे आपको इस चारों ग्राफ को देख करके डिसाइड करना है इसमें से कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन ए में है फर्स्ट ग्राफ रिप्रेजेंट्स फिजिजॉर्प्शन, सेकेंड ग्राफ रिप्रेजेंट्स केमिजॉर्प्शन। Option B is first graph represents physisorption, third graph represents chemisorption, and option C is fourth graph represents chemisorption and second graph represents chemisorption. Option D is fourth graph represents chemisorption and third graph represents chemisorption. ये क्वेश्चन को आपको बनाना चाहिए। जब जिस समय आप वीडियो आप देखते होंगे उस वीडियो को आप अभी पॉज करो, इस क्वेश्चन खुद से बनाओ। हालांकि मैं आंसर बोलने जा रहा हूँ, आप ध्यान से देखो। इसका आंसर पता करने से पहले आपको चारों ऑल 4 ग्राफ को आइडेंटिफाई करना होगा। फर्स्ट ग्राफ में x by m टेम्परेचर के साथ डिक्रीज हो रहा है, इट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिजॉर्प्शन। तो फर्स्ट फिजिजॉर्प्शन हो गया, फिजिजॉर्प्शन। सेकेंड ग्राफ में आप देख रहे हो टेम्परेचर के साथ बढ़ रहा है एड्सॉर्प्शन। टेम्परेचर के साथ एड्सॉर्प्शन तभी इंक्रीज होता है जब ग्राफ आपका केमिजॉर्प्शन का रहता है। सो दिस इज केमिजॉर्प्शन। थर्ड में यू आर सेइंग
amount of adsorbed gas means adsorption increases with decrease in temperature. टेम्परेचर को जब आपने डिक्रीज किया तो एब्जॉर्प्शन बढ़ गया। ये किसका प्रॉपर्टीज है? फिजियोर्प्शन का है। फिजियोर्प्शन में ही टेम्परेचर और एब्जॉर्प्शन एक दूसरे के अपोजिट होता है। एंड फोर्थ में आप दिखा रहा है यहाँ पे कि जैसे जैसे गैस मॉलिक्यूल्स करीब आ रहा है, जैसे जैसे गैस मॉलिक्यूल करीब आ रहा है, पहले दिखा रहा है ऊपर पोटेंशियल पॉजिटिव है, फिर दिखा रहा है पोटेंशियल नेगेटिव है क्योंकि दो ओरिजिन है। इसका क्या मीनिंग हुआ? इसका मीनिंग यह हुआ कि जिस समय गैसेस पहले करीब आएगा सॉलिड बॉडी के तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका बहुत कम रहेगा। मींस उस समय गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा और सॉलिड और गैस मॉलिक्यूल के बीच में कोई फोर्स नहीं है, तो अट्रैक्टिव फोर्स इधर है और इधर कुछ नहीं है। तो आप इस जैसे से करीब आता जाएगा उनका अपना अट्रैक्टिव फोर्स कम होता जाएगा क्योंकि गैसेस हमेशा लेयर में चलता है। तो अट्रैक्टिव फोर्स का डिक्रीमेंट का मीनिंग हुआ पोटेंशियल का बढ़ना। अट्रैक्टिव फोर्स की सिस्टम में घट रहा है, इसका मतलब हुआ कि सिस्टम का स्टेबिलिटी घट रहा है। तो इनिशियली एब्जॉर्प्शन होने से पहले गैसेस जो लेयर में चलते रहता है उसका सबसे नीचे वाला लेयर अपने ऊपर वाले लेयर से अलग होते रहता है। अलग हो रहा है इसलिए गैस सिस्टम का पोटेंशियल आपका क्या हो रहा है? बढ़ेगा। ये अट्रैक्टिव फोर्स उनके बीच का घट रहा है, उसको ये रिप्रेजेंट कराया जा रहा है इस रीजन से। इनिशियली जब गैसेस अट्रैक्ट होगा सॉलिड बॉडी की तरफ तो उनका अपना इंटरमोलिकुलर फोर्स कम होगा, तभी तो धीरे धीरे अपने लेयर को छोड़ करके सॉलिड के साथ अट्रैक्ट होंगे। तो उस समय पोटेंशियल पॉजिटिव है, मींस गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। फाइनली वो गैस मॉलिक्यूल गैस अपने लेयर से अलग हो गया और सॉलिड से अट्रैक्ट होना शुरू हो गया। जैसे ही सॉलिड बॉडी के साथ गैस मॉलिक्यूल्स का बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वेंटर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आना शुरू होगा, अब उनके बीच का पोटेंशियल डिक्रीज होगा क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ने लगा और धीरे धीरे मॉलिक्यूल और करीब आ रहा है। जैसे से करीब आएगा एक समय आता है जब मॉलिक्यूल आपके एड्सॉर्बेंट के साथ मींस गैस मॉलिक्यूल सॉलिड बॉडी के साथ केमिकल बॉन्ड फॉर्म कर लेता है। जिसमें केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा उस समय उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होगा और उसमें स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगा, उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा, पोटेंशियल नेगेटिव होगा जो यहाँ पे दिखा रहा है। इसका मीनिंग हुआ कि यह ग्राफ भी रिप्रेजेंट कर रहा है केमिजॉर्प्शन को। ये केमिजॉर्प्शन में केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, एंथैल्पी उसका अच्छा खासा होता है। डेल्टा H 150 लिखा हुआ है, इस नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। आपको याद होगा कि फ्रीजॉर्प्शन में डेल्टा H 20 to 40 के आसपास रहता है और केमिजॉर्प्शन में वो आपका -80 से 240 तक जाता है। इसलिए डेल्टा H से भी आपको क्लियर कर रहा है कि दिस ग्राफ रिप्रेजेंट्स केमिजॉर्प्शन। और ग्राफिकली भी अगर आप ग्राफ को समझते हो, पोटेंशियल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को अगर आप समझते हो, तब भी ये क्लियर है कि केमिजॉर्प्शन है। सो आंसर विल बी A and C। ओके, थैंक यू। इस तरह से यह सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर कंप्लीट हो गया। सरफेस केमिस्ट्री पे किसी भी एग्जाम्स का, एकेडमिक हो, जेई मेन हो, नीट हो, जेई एडवांस हो, आप क्वेश्चन का आंसर करने के आप कैपेबल हो, आप कर सकते हो। हाँ, अगर किसी क्वेश्चन में आप फंसते हो तो पक्का सरफेस केमिस्ट्री के बाहर वाले सेक्शन में आपको प्रॉब्लम है, सरफेस केमिस्ट्री प्रॉब्लम नहीं है। सरफेस केमिस्ट्री में इतना ही वो पढ़ना है, इससे आप कर सकते हो काम। ओके, थैंक यू। हेलो बच्चों, आपका YouTube एक बहुत ही अच्छा मीडियम है जिससे आप फ्री में पढ़ सकते हो, जहां चाहो वहां से बैठकर पढ़ सकते हो। न क्लास में आने की जरूरत है, न शहर में आने की जरूरत है, न किसी मतलब अच्छी जगह पे जाने की जरूरत है। आजकल हर जगह नेट है, हर जगह नेटवर्क है। जरूरत है अपने दिमाग को कंसंट्रेट करने का और सही जगह तलाशने का। इसलिए फ्री में पढ़ने के लिए जरूरी है आपको क्या है कि फ्री में पढ़ाने वाले को प्रमोट करो। पढ़ाने वाला प्रमोट कैसे होगा? जब उसको कहिए कि नहीं आप अच्छा पढ़ाए हैं, आप ये चीज नहीं बताए, ये बताइए कि मुझे जानने की जरूरत है। अगर आप अपनी क्यूरियोसिटी शो कीजिएगा, आप उसके वर्क को प्रमोट कीजिएगा, अप्रिशिएट कीजिएगा, तब वो खुश होकर और पढ़ाएगा और अच्छे से पढ़ाएगा। क्योंकि एक तो फ्री में पढ़ा रहा है, उसको कम से कम अप्रेजल तो मिलना चाहिए। हाँ, अगर कोई चीज अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है, वो नेटवर्क का प्रॉब्लम हो या टीचर से कुछ मिस हो गया, तो आप जरूर उसको बोलिए, जरूर बताइए, वो नहीं सर ये चीज थोड़ा क्लियर कर दीजिए, मुझे नहीं पता चला। लेकिन लाइक जरूर कीजिए, लाइक जरूर करवाइए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता है।
इसलिए मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दूसरों को करवाइए, दूसरों को स्प्रेड कीजिए, बताइए कि यहाँ पे फ्री में पढ़ाई होता है और अच्छे समझ में आता है। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले अपने इसी चैनल पे।